ओके, सो लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्या कंप्लीट किए थे? लास्ट लेक्चर तक मैं तुमको एक एरे क्रिएट करने बताया था। एरे का दो इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स बताया था। एक तो डायरेक्ट एरे क्रिएट करके उसको इनिशियलाइज कर देंगे, और दूसरा क्या था, दूसरे इनिशियलाइजेशन में वैल्यूज नहीं होगी, डिफॉल्ट वैल्यू से वो इनिशियलाइज होगा। तीसरी चीज जो मैं कल बताया था वो एरे मतलब सेकंड मेथड जो लिस्ट क्रिएट करने का बताया था वो क्या था, जो कलेक्शन रहेगा। तो कलेक्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शंस है, अनटाइप्ड कलेक्शन में क्रिएट कर सकता हूँ और टाइप्ड कलेक्शन भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अनटाइप्ड कलेक्शन के अंदर मैं बोला था एरे लिस्ट आएगा और उसमें मल्टीपल अनटाइप्ड वैल्यूज में ऐड किया था, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं था, एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर में ऐड कर दिया था उसमें। अब नेक्स्ट, और हाँ एक और चीज क्या था, एरे और कलेक्शन का डिफरेंस हम लोग देखे थे। तो एरे और कलेक्शन का डिफरेंस है, कलेक्शन में एलिमेंट मैनिपुलेशन के फंक्शंस है, उसको इन शॉर्ट इंटरव्यू में क्या बोलोगे, एलिमेंट मैनिपुलेशन के फंक्शन। अब वो बोलेगा कौन से फंक्शन, तो बोलेगा ऐड, इंसर्ट, रिमूव, रिमूव ऑल, रिमूव एट। ठीक है, तो कलेक्शन में तुम कोई भी एलिमेंट बीच में भी इंसर्ट कर सकते हो, लास्ट ऐड करोगे तो हमेशा लास्ट में अपेंड होगा। ऐड फंक्शन क्या करेगा, हमेशा लास्ट में अपेंड करेगा। इंसर्ट करोगे तो कोई स्पेसिफिक पोजीशन में बीच में भी कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हो तुम, इंसर्ट फंक्शन है उसके लिए। रिमूव करने से लास्ट वाले को रिमूव करके जो एलिमेंट बोलोगे वो स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जैसे तुम्हारे पास एक कलेक्शन है ए बी सी डी और तुमने लिखा रिमूव डी, तो वो डी को रिमूव करेगा। रिमूव ए, तो वो ए को रिमूव करेगा। एक रिमूव फंक्शन है और एक रिमूव ऐड फंक्शन है, फर्स्ट पोजीशन वाला, सेकंड पोजीशन वाला, थर्ड पोजीशन वाला। तो बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर भी तुम क्या कर सकते हो, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शंस हम लोग देख लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो कलेक्शन मेरा आता है, एक कलेक्शन जो मैं लिया एरे लिस्ट, वो क्या था, अनटाइप्ड कलेक्शन था। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्ड कलेक्शन के पास। टाइप्ड कलेक्शन पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा जिसका नाम है जेनरिक्स। जिसका नाम क्या है, जेनरिक। सी शार्प में एक कंसेप्ट है, सी शार्प में एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक्स। अब वो जेनरिक्स कंसेप्ट क्या है, ये भी सी शार्प के एडवांस कंसेप्ट में आता है। एरे हो गया, कलेक्शन हो गया, जेनरिक्स हो गया, डेलीगेट हो गया, ये सब सी शार्प के एडवांस कंसेप्ट में है। ठीक है, तो जेनरिक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लिस्ट की टाइप में नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लिस्ट की टाइप में नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है एक बार लिस्ट पूरी इंटीजर आएगी, एक बार लिस्ट पूरी कैरेक्टर आएगी, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या आने वाली है। तो जेनरिक्स कैसा होता है, जेनरिक्स इज अ वे टू राइट फ्यूचरिस्टिक कॉमन कोड। फ्यूचरिस्टिक कॉमन कोड मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके फ्यूचर में तुम उसको टाइप को चेंज कर सकते हो। फ्यूचर में क्या चेंज होगी, टाइप चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने आज कोड कर दिया लिस्ट ऑफ इंटीजर, तो अब जब तुमने लिस्ट ऑफ इंटीजर डेटा टाइप ले लिया है तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा, वो तो फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं इंटीजर लिया, इसका मन करे तो ये डबल ले ले, इसका मन करे तो फ्लोट ले ले, उसका मन करे तो वो इम्प्लॉय ले ले, उसका मन करे तो वो प्रोडक्ट ले ले। तो डेटा टाइप, जहां पे टाइप लिखते हैं ना हम लोग, डेटा टाइप की जगह पे हम लोग लिख देते हैं कैपिटल टी। डेटा टाइप की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, कैपिटल टी। टी स्टैंड फॉर टाइप। मेरी बात समझ में आई, टी स्टैंड फॉर टाइप। तो टी का मतलब टाइप है वहां पे, तो टाइप की जगह हम लोग टी लिख देंगे। और जब बंदा वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगेगा तो वो टी की जगह पे कोई एक डेटा टाइप का नाम लिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट बनाने वाले ने टी की जगह पे इंटीजर लिख दिया तो लिस्ट ऑफ इंटीजर। ऑब्जेक्ट बनाने वाले ने टी की जगह पे इंप्लॉय लिख दिया तो लिस्ट ऑफ इंप्लॉय। ऑब्जेक्ट बनाने वाले ने टी की जगह पे प्रोडक्ट लिख दिया तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मेरी बात समझ रही है? तो कॉमन कोड करते हैं और जहां डेटा टाइप लगता है वहां टी लिख देते हैं। कॉमन कोड करते हैं जहां जहां पे डेटा टाइप लगेगा, जैसा भी डेटा टाइप लगता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं, कैर लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, इंप्लॉय लिखते हैं। अब तो उसकी जगह पे टी लिखते हैं। तो हम लोग को अभी जेनरिक्स बनाना नहीं है, हमको सिर्फ जेनरिक्स का कंसेप्ट समझना है, क्योंकि जेनरिक्स ऑलरेडी डॉटनेट वाले ने बना के दिया, वो जेनरिक्स को हम लोग को यूज करना है। अब मैं क्या बोला, मैं एक कॉमन कोड कर दिया, कहीं पे भी डेटा टाइप नहीं लिया, सब जगह डेटा टाइप की जगह पे ले लिया टी। जैसे एक कोड था 10 लाइन का, उसमें 4 जगह पे इंटीजर यूज हुआ था, INT इंट यूज हुआ था। जहां जहां पे इंट था वहां जाके मैं लिख दिया कैपिटल टी, कैपिटल टी जाके लिख दिया सब जगह पे। ठीक है, और जो जो क्लास का नेम था उसके आगे भी जाके लिख दिया टी। अब वो क्लास का ऑब्जेक्ट जब वो बंदा बनाने लगेगा ना, कोई भी फ्यूचर में आगे, तो वो टी की जगह पे अगर इंट लिखेगा तो वो 4 जगह पे इंट आ जाएगा, कैव लिखेगा तो वो 4 जगह पे कैव आ जाएगा। तो ये टेक्निक है जेनरिक में। तो ये जो नीचे का 10 लाइन का कोड है ये हम लोग को नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी डॉटनेट वाले ने लिखा है। हम लोग को सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के कोड में वो टी को वैल्यू कैसे देंगे हम लोग, तो वो टी को वैल्यू हम लोग ऐसे देंगे। ये देखो, तुमको थोड़ा सा देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं
यहां आ जाता हूं मैं, यहां पे आके लिखता हूं लिस्ट। जैसे मैं लिस्ट लिख के ये ब्रैकेट लगाया, देखो यही दिख रहा है इधर मेरे एरो के पास, देखो एरो के पास ये दिख रहा है, क्या है ये? लिस्ट ऑफ टी। टी क्या है? टाइप मतलब डेटा टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप। अब मैं तुमको बोला मेरे को इंटीजर की लिस्ट बना के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? ये लिस्ट जो लिखा है ना, यहाँ टी है ना, वहां क्या लिख दोगे? इंट। तो ये ऐसा ब्रैकेट लगाओगे, सॉरी ये ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट लगा के लिखोगे इंट। इसको इग्नोर करो, ये तो ये क्या बन गया? ये है एक्चुअल में जेनिक्स। तो इसकी डेफिनेशन देखो जाके अंदर, कैसे लिखा है देखो, लिस्ट ऑफ टी। और जहां जहां पे डेटा टाइप की जरूरत पड़ रही थी वहां पे क्या लिख दिया उसने? दिख रहा है? अब अगर ये लिस्ट इंटीजर की है तो आइटम जो ऐड होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा। तो उसने इंटीजर नहीं बोला, उसने क्या बोला? ऐड आइटम टी। कंटेंट्स चेक करेंगे तो कौन सा आइटम? टी। रिमूव करने के टाइम कौन सा डेटा टाइप होगा? टी। अब जब ये कोड लिखे हुए थे ना डॉटनेट वाले, ये वाला कोड, तो उनको ये नहीं पता था कि कोई इंटीजर यूज करने वाला है, कि कोई कैरेक्टर यूज करने वाला है, कि कोई फ्लोट यूज करने वाला है, कि कोई इंप्लॉय यूज करने वाला है, कि कोई प्रोडक्ट यूज करने वाला है। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? तो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा ऐसा कॉमन जनरलाइज कोड बना के दे दिया। तो ये कोड को हम लोग बोलते हैं जेनरिक्स। जो ऐसा कोड है ना, ऐसा ब्रैकेट में लगा के टी लिख दे, उसको क्या बोलते हैं? जेनरिक्स। तो मैं क्या बोला था? जेनरिक्स इज ए वे टू राइट फ्यूचरिस्टिक कॉमन कोड। यही है फ्यूचरिस्टिक है कोड। फ्यूचर में कोई भी वैल्यू में रिप्लेस कर सकता हूं इसके अंदर, बराबर। और एक चीज क्या है इसमें, और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी डेटा टाइप के लिए तुम काम कर सकते हो। तीसरा, कि तुमको सिर्फ रिप्लेस एक जगह करना है। मतलब जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जैसे मैंने अभी लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो वहां पे मैंने इंट लिखा, तो अगर ये 200 जगह पे टी यूज हुआ रहेगा तो 200 जगह पे इंट रिप्लेस हो जाएगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स ब्यूटी ऑफ जेनरिक्स। यही खास चीज है जेनरिक्स की, तो वो इंजेक्ट कर देता है वैल्यू को। समझ में आया? जेनरिक्स इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज जेनरिक्स, तो ये बोलना है तुमको। जेनरिक्स इज अ वे टू राइट फ्यूचरिस्टिक कॉमन कोड एंड इन फ्यूचर वी कैन रिप्लेस एनी टाइप एट प्लेस टी, ऐसा डाल सकते हो कैपिटल टी। और इतना पूछेगा नहीं, खाली बोलेगा कि मेरे को सिंटेक्स बताओ कि जेनरिक्स में क्या होता है, तो तुमको बता देना लिस्ट टी लिखेंगे तो यही जेनरिक्स है। इतना भी बोल दिए तो हो जाएगा। इतना एडवांस तुमसे कोई ऐसा कोड नहीं लिखवाएगा वो इंटरव्यू में, क्योंकि ये बड़े लेवल का कोड हो गया, तो उसको छोड़ ही दो। समझ में आया क्या? तो लेकिन मैं तुमको बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कोड तुमको देता है ऑलरेडी लिख के, उसको यूज करने आना चाहिए तुमको। तो यूज करने के लिए क्या है कि कोई भी क्लास के आगे, कोई भी क्लास के आगे अगर ऐसा टी लिखा हुआ है, ऐसा टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? वो टाइप है, वो जेनरिक्स है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? दो नेम स्पेस बनाया। एक तो सादा विदाउट जेनरिक्स वाला जो कलेक्शन था उसको क्या बोला? सिस्टम डॉट कलेक्शन। और जो जेनरिक्स वाले कलेक्शन है उसको क्या बोला? सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। समझ में आ रहा है? तो जेनरिक आ गया मतलब क्या हो गया? टाइप्ड कलेक्शन हो गया। जेनरिक में तो अपन टाइप बता देंगे, और जहां अपन टाइप बता दिए तो कलेक्शन क्या हो गया? टाइप्ड कलेक्शन हो गया। इसके लिए अनटाइप्ड कलेक्शन किस में आता है? सिस्टम डॉट कलेक्शन। और टाइप्ड कलेक्शन जो आता है सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। क्लियर हो गया ये कल का जो पॉइंट था एक? ठीक है, बैक लेता हूं यहां से। ठीक है, वापस हम लोग यहाँ पे आ गए। तो मैं किया लिस्ट ऑफ, अब इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी इसका एक ऑब्जेक्ट देंगे। मैंने दे दिया नंबर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू। जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे वैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम क्या लिखते हैं हम लोग? क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू, अगेन वही क्लास का नेम एज ए कंस्ट्रक्टर नेम, फंक्शन वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। वही चीज तो लिखी हुई है देखो, ये क्लास का नेम ये पूरा है, तो यहां पे भी आके ये पूरा रिपीट हुआ, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ये लिस्ट बन गई। ये क्या हो गई? ये लिस्ट बन गई। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे यहाँ के कोड को ना थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि बहुत लंबा फिर डिबग करके आना पड़ेगा ना। कंट्रोल के सी, ये हो गया कमेंट।
वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते तुम प्रोग्राम, तो जहां से स्टार्ट होना है वहीं से स्टार्ट होगा, फिर वो एग्जीक्यूट करके ही आता है उधर से। ये करेगा वहां से स्टार्ट करेगा, वहां आके डायरेक्ट रुक जाएगा, लेकिन वो अभी वो जब वहां से स्टार्ट करेगा तो वो रीड लाइन की वजह से वैल्यू मांगेगा ना। नहीं नहीं, वैसा नहीं है सर, इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा प्रोग्राम। ये देखो ये आया, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होने के लिए F10 किया, ये लिस्ट बन गई। देखो काउंट क्या है, 0 को, नो आइटम नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं इसके अंदर इसको आइटम सॉरी नंबर लिस्ट डॉट ऐड करके कॉल करूंगा तो इसमें आइटम में ऐड कर सकता हूँ। तो लिस्ट में आइटम ऐड करने का दो तरीका है, एक तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही डाल दो, मतलब कंस्ट्रक्टर में भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। देखो इसमें 3 पैरामीटर है, एक एम्प्टी है, एक कैपेसिटी है, और एक आई कलेक्शन का ऑब्जेक्ट उसमें था, इसमें आई इनुमरेबल का ऑप्शन है। और यही वो पॉइंट है जहां से हम लोग चल के कलेक्शन तक आए हैं, अगर याद होगा तो। यही वो पॉइंट। अब आई इनुमरेबल है क्या, मतलब अब यहां तक का जो किया वो समझा क्या? ठीक है, हम लोग कहां से चले थे, हम लोग चले थे एक्शन मेथड में। एक्शन मेथड का डेटा मेरे को व्यू में लेके जाना था, ठीक है, तो मैं उसको रिटर्न व्यू के अंदर ब्रैकेट में वो डेटा को डाल देता था लाके। फिर मैं बोला कि जो डेटा मैं यहाँ डालता हूँ वो डेटा व्यू में जाके ऐड हो जाता है। तो लेकिन व्यू में एक फर्स्ट लाइन में एट द रेट मॉडल के आगे जो टाइप लिखी होती है वो टाइप और रिटर्न व्यू की टाइप सेम होना चाहिए। अब हम लोग जब एट द रेट मॉडल के आगे गए वहां पर, तो वहां पे लिखा था आई इनुमरेबल ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हुआ था, तो मैं आई इनुमरेबल एक्सप्लेन करने के लिए तुमको बैक कलेक्शन में लेके आया। ठीक है, तो आई इनुमरेबल बेसिकली है क्या, जिसके लिए इतनी कहानी पूरी चल रही है। तो दो टाइप के कलेक्शन है हम लोग के पास, ठीक है, दो टाइप के हम लोग के पास कलेक्शन है, एक है टाइप्ड कलेक्शन, एक है अनटाइप्ड कलेक्शन। जितने भी टाइप्ड कलेक्शन है, जितने भी टाइप्ड कलेक्शन है वो ऑल टाइप्ड कलेक्शन। अब कौन कौन से है टाइप्ड कलेक्शन, उसमें लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के बाद इसमें डिक्शनरी है, हैश मैप है, सॉर्टेड लिस्ट है, बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत सारे कलेक्शन है। ठीक है, हम लोग फ्यू कलेक्शन से यूज करते हैं कोड में, लेकिन डॉटनेट तुमको बहुत सारे कलेक्शंस देता है, तुम लिस्ट देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। लाइक सॉर्टेड लिस्ट है, हैश मैप है, ये सब भी कलेक्शन के अंदर ही आता है। डिक्शनरी है, और एक आई कलेक्शन है, तो अलग अलग कलेक्शन है। तो जितने भी कलेक्शन है वो सबका एक टॉप कलेक्शन है जिसका नाम है आई इनुमरेबल। आई इनुमरेबल का मतलब क्या होता है, इनुमरेट करने का मतलब क्या होता है, इनुमरेट करना मतलब कोई भी कलेक्शन से एक एक एलिमेंट निकालना और उसको प्रोसेस करना, दैट इज कॉल्ड इनुमरेशन। इनुमरेशन का मतलब, इनुमरेट करने मतलब क्या, वो कलेक्शन हो, मतलब उसमें तुम ऐसा होता है ना, लाइक मैं 3 चेयर लगा दिया, 1 2 3 4 ऐसा गिना, इसको बोलते हैं इनुमरेट करना। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको तुम 1 2 3 4 मतलब इनुमरेट कर सको, वो सब आई इनुमरेबल में आता है। लिस्ट आइटम डाल के गिन सकते हो, अरे लिस्ट आइटम ऐड करके गिन सकते हो, सिस्टम डॉट अरे आइटम ऐड करके गिन सकते हो। तो जितने भी कलेक्शन, जितने भी ऐसे, तो ये क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी इसकी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोड लिख रहा हूँ जो फ्यूचर में यूज होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक कोड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को मालूम नहीं है कि फ्यूचर में वो लिस्ट लेगा कि डिक्शनरी लेगा कि क्या लेने वाला है, वो मेरे को पता नहीं है। तो मैं बोला यार, अगर मैं हार्ड कोड करके लिस्ट लिख दिया तो आगे वाले को भी लिस्ट ही बनाना पड़ेगा। अगर मैंने डिक्शनरी ले लिया तो आगे जो डेवलपर आएगा फ्यूचर में उसको डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी दूं, कोई से भी कलेक्शन को ऑब्जेक्ट वो पास कर सके मेरे फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको कोड वाइज एक्सप्लेन करूं तो देखो, समझो तुम लिख रहे हो एक फंक्शन, इसके अंदर एक क्लास लेता हूं, इसका उसके अंदर एक्सप्लेन करता हूं। एड क्लास टेस्ट, तो मैं एक पब्लिक फंक्शन बना रहा, पब्लिक वॉइड टेस्ट फंक्शन। ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, ये रिटर्न टाइप, ये फंक्शन नेम, ये पैरेंथेसिस, ये बॉडी, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। सादा फंक्शन मैं खुद से लिख रहा हूं, अपन भी लिख सकते हैं अपना फंक्शन। तो मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि जो भी ये फंक्शन को कॉल करे, अगर मैं ऐसा लिखा इंट आई, तो ये फंक्शन को जो भी यूज करेगा, जो भी ये फंक्शन को यूज कैसे करेगा देख लो पहले। तो ये फंक्शन कहां पे है, टेस्ट क्लास के अंदर है,
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब ये फंक्शन को यूज कैसे करना है, तो मैं इधर आया, यहाँ पे आके मैं बोला टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते। टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, टी इज इक्वल टू न्यू, ये हो गया टेस्ट का ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज। इसमें यहां तक ऐसा कुछ है जो नहीं समझा, एक क्लास बनाया, उसमें एक फंक्शन बनाया, कोई कोड नहीं किया, फंक्शन की बॉडी खाली रखा, अब वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे आगे जब मैं टी डॉट लिखूंगा ना, तो टी डॉट लिखूंगा तो वो टेस्ट फंक्शन आ जाएगा। अब ये टेस्ट फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूं, अगर मैं ऐसा करूं तो ये टेस्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ मैं ब्रैकेट डालूंगा तो वो बोलेगा भाई यहाँ पे इंटीजर चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। तो ये मैं लिखा वैल्यू। तो ये जो मैं पास किया हूं ना, ये जो 20 जो एक्चुअल वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और जहां पे जाके ये सेव होती है ना, ये इंट में आएगी यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। आधे लोग को तो वही डिफरेंस नहीं समझ में आता, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या है। अभी रिसेंट में एक बंदा कोड कॉल कर रहा था, बोलता है फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा था पता है, यहाँ पे ऐसा लिख रहा था, ये बोला कॉल करो, कॉल नहीं हो रहा, और डायलॉग भी दे रहा है मेरे को, बोलता है अभी क्या चाहिए इसको, जायदाद इसके नाम करो क्या, मानता ही नहीं है। तो मैं बोला जायदाद नाम वो नाम मत कर, जाके वीडियो देख तू पुरानी। तो ये ये क्या, अभी यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं दूंगा आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट ऑलवेज एक्चुअल वैल्यूज होगी। ठीक है, तो ये मैं लिखा 20। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये 20 कोई वेरिएबल में हो और वो वेरिएबल को तुम यहाँ पे पास करो। तो मैं यहाँ पे लिखा इंट ए, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर डाला 10 या 20, और यहाँ पे आगे अब ऐसा सिर्फ ए लिखूंगा, इंट ए नहीं लिखूंगा। जब भी तुम वैल्यू दोगे तो सिर्फ वैल्यू दोगे। जब तुम फंक्शन को डिफाइन करोगे, मतलब उसकी बॉडी जब बताओगे, उस टाइम पे तुमको बताना पड़ेगा कि डेटा टाइप फंक्शन का क्या है। ये क्लियर है? ये कुछ ऐसा है जो जो नहीं समझ में आया, या एक बार रिपीट करने की जरूरत है, या जो भी ऐसा कुछ लग रहा है क्या? मैं एक क्लास लिया, ठीक है, नॉर्मल एक टेस्ट क्लास ले, सब लोग सुन लो, मैं एक क्लास लिया, ठीक है, क्लास के अंदर जाके एक फंक्शन लिखा, यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको समझा होगा। फंक्शन में मैं क्या कर दिया, एक पैरामीटर ले लिया, तो फंक्शन ने पैरामीटर इंटीजर आई करके ले लिया मैंने। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ऐसा कुछ है जो नहीं समझने वाली चीज है, या ऐसा कुछ जो गैप हो रहा है या कुछ भी? ठीक है। अब मैं खुद, अभी तक हम लोग क्या करते थे, डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास बनाता था, हम लोग उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। अब मैं अपनी क्लास बनाया तो अपनी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना के यूज करूंगा, क्योंकि क्लास को यूज करने का दो ही तरीका है, या तो मैं अपनी क्लास को इनहेरिट करूंगा, या तो मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है, जहां मेन फंक्शन शुरू होगा ना, मेन फंक्शन जहां से मेन प्रोग्राम चालू हो रहा है, मतलब यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, बराबर। प्रोग्राम चालू होगा, तो मैं बोला जब ये अपना काम कर लेगा तो आगे मेरी क्लास का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना ले। यहां तक समझा? ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, अगेन कंस्ट्रक्टर का नाम, ब्रैकेट। और जब कंस्ट्रक्टर का नाम लिख के ब्रैकेट हम लोग देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो लाइन में अभी सेलेक्ट किया हूं स्क्रीन पे, वो लाइन से ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, और बन गया, को उसमें कोई इश्यू नहीं है। यहां तक समझा? ठीक है, तो मैं एक क्लास बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्लास में फंक्शन नहीं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्लास बनाया मतलब ओवरऑल सब फंक्शन, 200 फंक्शन, 300 फंक्शन डाल दिया, ऐसा सोच लो। तो मैं एक क्लास बनाया, वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाऊंगा, जहां कोड चलेगा वहीं बनाऊंगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फॉर लूप में जाके ऑब्जेक्ट बना लूंगा, तो जितने बार फॉर लूप चलेगा उतना ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड तुम वही लिखोगे जहां पे तुम्हारा एप्लीकेशन का फ्लो है, जहां तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होकर जाने वाला है। और मेरे को मालूम है मेरा कोड एग्जीक्यूट होकर कहां से आने वाला है, मेन फंक्शन से। तो जहां से मेन फंक्शन से सब एग्जीक्यूट करते आएगा, वहां पे जाके मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये इतना समझा? ये इतना समझा? नहीं समझा? इतना समझ में आया? हाँ वही। वहां पे आपने इंटीजर आई दिया, आई नाम दिया, लेकिन यहाँ पे आपने आई नहीं दिया। हाँ, तो वही चीज, वही के लिए मैं जानबूझ के अलग लिया कि उसका, अभी वही वही तरफ आ रहा हूँ मैं, जहां तक मैं बताया वहां तक समझा, तो अभी बहक जाएगी गाड़ी, मैं बताता हूँ, मैं वही वजह से अलग लिया हूँ नाम। यहां तक समझा कि मैं एक क्लास लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट वही जगह बनाऊंगा जहां मेरे एप्लीकेशन का फ्लो है, एग्जीक्यूट होना तो चाहिए ना, मतलब क्या होगा इनको। ठीक है,
अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, अब तुम कोई भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो वो क्लास के ऑब्जेक्ट से वो क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन प्रॉपर्टीज उसके मेंबर्स बोलता हूं, इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मेंबर। अब मेंबर में क्या आएगा, उसके फंक्शन, उसके प्रॉपर्टीज, उसके इवेंट्स, ठीक है, उसके पब्लिक वेरिएबल्स, उसके प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स, ये सब वेरिएबल को तुम एक्सेस कर सकते हो क्लास के बाहर, ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम एक्सेस कर सकते हो क्लास के बाहर। क्या बोला मैं, क्लास मेंबर को, क्लास के पब्लिक मेंबर को, मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूं तो प्राइवेट रहेगा तो बाहर नहीं आएगा, वो भी हम लोग अभी देखते हैं, वो भी मैं लाइव बता देता हूं। तो क्लास के पब्लिक मेंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पे मैं आया, यहां पे आके ये टेस्ट, यहां पे मैं एक प्राइवेट फंक्शन क्रिएट करता हूं, ये प्राइवेट फंक्शन है, इसको सेव किया, यहां पे आकर टेस्ट, डिस्प्ले आ रहा है लिस्ट में, नहीं आ रहा है, देखो दिखेगा ही नहीं, वही मैं यहां पे आया, इसको पब्लिक किया, सेव किया, वापस गया, यहां पे आगे लिखा, आया डिस्प्ले लिस्ट में, अब क्लास के बाहर एक्सेस हो पा रहा है। तो पब्लिक मेंबर ही क्लास के बाहर एक्सेस हो पाएगा, जो प्राइवेट रहेगा वो क्लास के बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अभी ये पब्लिक में कर दिया, इसके लिए आ गया, तो इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ वापस जाके। अभी देखो मैं पब्लिक किया, ये कोड चलेगा प्रॉपर, कोई एरर नहीं है, दिख रहा है, कहीं पे कुछ एरर नहीं है, यहाँ दिखता है, देखो ये मेरे एरो के पास देखो दिख रहा है, नो इशू फाउंड, कोई एरर नहीं है। प्रोटेक्टेड रहेगा तो फिर इनहेरिट करूंगा ना, जो क्लास, वो क्लास को इनहेरिट करूंगा तो वहां पर ही वो एक्सेस हो पाएगा। तो अभी हम लोग उस स्कोप में नहीं जाते, हम लोग खाली पब्लिक प्राइवेट में खेलते हैं, मतलब या तो एकदम लेस स्कोप या तो एकदम टॉप स्कोप। एकदम लेस स्कोप जो है वो प्राइवेट है, एकदम टॉप स्कोप जो है वो पब्लिक है। बीच में बहुत सारे इंटरनल है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग ये छोड़ के वही जगह मतलब वो सब में लग जाएंगे। मैं सिर्फ एक तुमको कंसेप्ट बता दिया कि पब्लिक मेंबर बाहर क्लास के आ सकते हैं। अभी ये इसको मैं प्राइवेट करता हूं, सेव किया, वापस गया, तो देखो ये एरर देना चालू कर दिया, ठीक है, वन इशू फाउंड। समझ में आ रहा है, देखो एरर भी देख लो, इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो ये ऐसा एरर आएगा तो समझ जाना कि हम लोग का एक्सेस स्पेसिफायर रॉन्ग हो गया, या मैं रॉन्ग प्लेस पे फंक्शन को कॉल करने का, एक्सेस करने का, मेंबर को एक्सेस करने का ट्राई करो। तो ये तो हो गया, ये समझ में आ गया मेरे। अब हम लोग जाते हैं इधर पे आके, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ये तो फंक्शन था, वेरिएबल भी बना लेते, इंट आई। इंट आई डायरेक्ट में लिखा, डायरेक्ट यहाँ पे इंट आई लिखा, और इसको यहाँ पे आके अगर मैं लिखूंगा टी डॉट आई, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी वेरिएबल बाय डिफॉल्ट जो बनता है वो प्राइवेट बनता है क्लास के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको क्या लिखूंगा, सॉरी इंटरनल बनता है, बाय डिफॉल्ट इंटरनल बनता है, इंटरनल भी बाहर आएगा नहीं, तो इसको आगे लिख दो पब्लिक। अब अगर मैं लिखा टी डॉट, दिख रहा आई, इधर देखो मेरे एरो के पास, अब ये बाहर एक्सेस हो पा रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो ये प्रोटेक्शन लेवल्स हो गए या एक्सेस स्पेसिफायर्स हो गए। अब और डिटेल में एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज तुमको समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं। अब वो मेंबर प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, वो मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, वो इवेंट भी हो सकता है, जो भी क्लास में है वो सब पब्लिक होना चाहिए। देखो टेस्ट प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया है, अब मैं यहां पे आया टी डॉट लिखा, देखो सबसे टॉप पे ही आ गया टेस्ट प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हो, वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हो, जो तुम्हारे क्लास के अंदर तुम बनाओगे खुद का। यही चीज एक्चुअल में डॉटनेट फ्रेमवर्क करके देता है हम लोगों को। एक क्लास बनाता है, उसमें फंक्शन बनाया था, उसमें प्रॉपर्टी बनाया था, उसमें मेंबर बनाया था, हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको यूज करते हैं। लिस्ट में क्या हो रहा है, लिस्ट नाम की एक क्लास बनाया उसने जेनरिक्स लेके, और उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें एक फंक्शन बना दिया ऐड, तो हम लोग ऐड फंक्शन को यूज कर दे। उसने एक पब्लिक फंक्शन बना दिया रिमूव, तो हम लोग रिमूव फंक्शन को यूज कर दे। तो फंक्शन के अंदर उसने खुद के कोड लिख के रखा है, ऐड कैसे होगा, रिमूव कैसे होगा, सब मेंटेन किया, शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग सब मेंटेन किया डॉटनेट फ्रेमवर्क ने, हम लोग को नहीं करना पड़ रहा है।
यही तो फ्रेमवर्क का ब्यूटी है ना, यही तो फ्रेमवर्क का खास चीज है कि हम लोगों को करना नहीं पड़ता, हम लोगों को खाली कोड यूज करना है। लेकिन कोड यूज कैसे करना है वही हम लोग को सीखना पड़ता है। और कोड यूज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि पूरा कोड ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में है, क्लास के फॉर्म में। तो जब तुम क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना सीखोगे, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पास करना सीखोगे, तभी तो तुम वो फ्रेमवर्क में खेल पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को वही चीज एक्चुअल में सीखना है। तो अपना ऊप्स एकदम परफेक्ट कर लेने का और अपने फ्रेमवर्क का नॉलेज परफेक्ट कर लेने का, ऑटोमेटिक तुमको जॉब मिल जाएगी। और ऑटोमेटिक तुम खुद सॉफ्टवेयर बना, जब तुमको फ्रेमवर्क आ जाएगा तो तुमको एक्शन मेथड, राउटिंग और क्या बोलते हैं कंट्रोलर, रिक्वेस्ट, ये सब समझ में आने लगेगा। उसके बाद जहां तुम अटकोगे, तुमको लगेगा कि ये कुछ है, तो तुम बोलोगे यार गूगल करता हूँ, तो गूगल पे तुमको एक बनी बनाई क्लास मिलेगी। वो क्लास को तुम लेके आओगे अपने प्रोजेक्ट में, एक क्लास लेके कोड को पेस्ट करोगे, फिर वो तुम बोलोगे कोड तो आ गया, अभी यूज कैसे करूं? बोले इतना मेरे को आता है। क्लास को, वही क्लास को ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल कर लोगे, जो जो वैल्यू चाहिए। तो कोड तुम गूगल से निकाल लोगे, लेकिन वो गूगल से निकाल के उसको प्रॉपर यूज करना, वो भी एक टास्क रहता है। तुमको पूरा कोड मिल जाएगा स्टैक ओवरफ्लो पे, गिटहब पे, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन वो तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से किया रहेगा ना। तो तुमको उसके उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से पूरा कोड कॉपी नहीं करना है, तुमको उसकी क्लासेस निकाल लेना है। क्लास निकालने का लाके अपने एक क्लास में डाल देने का कोड, या जो कोड जो फंक्शन अपने काम का है ना, वो फंक्शन का कोड निकालने का और अपने नाम से एक फंक्शन बना के वो फंक्शन में कोड डाल देने का। फंक्शन में कोड डाल दिए, अब अपने फंक्शन को कॉल करो तो उसका कोड कॉल हो जाएगा। तुमने उसका कोड लाके अपने एक फंक्शन में डाल दिया। अब जब तुम, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक कोड मिला है, टेस्ट एक कोड है, 30 लाइन का कोड है, मेरे को स्टैक ओवरफ्लो पे मिल गया। मैं क्या करूंगा, लाऊंगा यहाँ पे, उसको यहाँ लाके पेस्ट करूंगा इधर। अब फिर अब मेरे कोड में तो ये फंक्शन कॉल हो ही रहा है, तो वो ऑटोमेटिक मेरे कोड के फ्लो में चलने लगेगा। समझ में आएगा? तो कोड लाके बैठालना भी एक बड़ी चीज है। बताऊंगा ये सब आगे मैं, फिलहाल ठीक है। तो ये इतना क्लियर है। ये जो ऑब्जेक्ट का बताया मैं कि क्लास लिया, क्लास में तुम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, पैरामीटर में क्या है? पैरामीटर में जैसे जिसमें तुमने ए दिया यहाँ पे, तो ए देने के बाद क्या होगा? ए देने के बाद ए में जो 20 है, ये 20 वैल्यू यहाँ पे पास होगी। तो इधर पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम सिर्फ उसकी वैल्यू को पास कर सकते हो, ना कि कोई वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, लेकिन पास तो उसकी वैल्यू ही होगी। जैसे मैं लिखा ए हूं, तुमको लग रहा है ये वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल क्या करेगा, अपनी वैल्यू पास ऑन कर देगा फंक्शन के अंदर। डायरेक्ट 20 लिखोगे तो भी चलेगा। फंक्शन को कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट रहता है, ये फंक्शन कॉलिंग है, ये फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कॉल करना मतलब क्या, कि वो कहीं पर है, उसको अब मैं कॉल करूंगा। और फंक्शन बनाना मतलब मैं वो क्लास में जाके खुद एक नया फंक्शन बना रहा हूं, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं मैं, वो क्लास के अंदर जाके डिफाइन करने के बाद, डिफाइन एक बार होता है, कॉल 100 बार कर सकते हो। लाइक मैं ये कोड को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 5 लाइन के बाद फिर कॉल करूं और यहाँ पे पास कर दूं 50। तो पहली बार 20 के साथ कॉल किया, दूसरी बार 50 के साथ कॉल किया, तीसरी बार 200 के साथ कॉल किया, फिर चौथी बार फिर जाके 2000 के साथ कॉल किया। समझ जाए? तो फंक्शन कॉलिंग मल्टीपल प्लेसेस से और मल्टीपल टाइम हो सकती है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन एक ही रहेगी। पैरामीटर बदलते जाएगा। एक बार कोड चलेगा 20 लेके, एक बार कोड चलेगा 50 लेके, एक बार कोड चलेगा 200 लेके, एक बार कोड चलेगा 2000 लेके। कोड सेम चलेगा, वैल्यू बदलेगी। कोड सेम रहेगा, वैल्यू का जो इम्पैक्ट रहेगा वो इम्पैक्ट दिखेगा। नहीं नहीं, इंस्टेंशिएशन मतलब ये जो जितनी लाइन में सेलेक्ट किया ना, ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन का पार्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का पार्ट। उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। इंस्टेंशिएशन मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद तुम फंक्शन कॉल करो, कुछ भी करो, प्रॉपर्टी कॉल करो, हाँ कोई सा भी। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ मेरे मेन टॉपिक के ऊपर। ये फंक्शन है, ये फंक्शन में मैंने इंट दे दिया, तो अब हर बंदे को यहाँ पे तो इंटीजर भी पास करना पड़ेगा। कोई आके यहाँ पे लिस्ट पास कर सकता है क्या? कोई आके यहाँ पे फ्लोट पास कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी पास कर सके, तो मैं बोलूंगा भाई अब तो इसको जेनरिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई ऐसा मत कर, इंट मत ले, यहाँ पे ले ले टी। और जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो तभी टी बता देंगे क्या है। अब इसको मैं सेव किया, अब मैं यहाँ टेस्ट में आया, अब ये बोल रहा है टी को पहले बताओ क्या है, तो मैं बोला टी जो है वो इंट है। टी जो है वो इंट है। तो अब ये फंक्शन को मैं
देखा तो ऑटोमेटिक इंट मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे टी की जगह मैं बोला डबल है। अब मैं यहाँ पे आया तो ये क्या मांग रहा है? हो गया ना फ्यूचरिस्टिक कोड जगह पे एकदम। वेयर मतलब क्या समझा नहीं, कौन सा वेयर? अच्छा वी ए आर वाला वेयर, ओके ओके ओके। वेयर कहाँ लिखोगे? टी ही लेना है उसको, वो एक जेनरिक्स का एक तरीका है। वेयर एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज। जेनरिक्स में बता रहा हूँ, तुम डेटा टाइप चले गए। वो एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग कंसेप्ट है। तुम टी एक प्लेस होल्डर ले रहे हो टाइप का, समझेगा? तो हम लोग कोई टाइप बता ही नहीं रहे, तो वेयर भी क्यों लिखना है मेरे को? वेयर भी तो एक टाइप ही है ना, डायनामिक। मेरे को टाइप ही नहीं बताना है, मेरे को वेयर भी नहीं बताना है ऐसा। तो वहां पे मैंने टी लिया, तो जब मैं वहां पे डबल लिखा तो फंक्शन डबल वाला बन गया। अब मैं वहां पे इंप्लॉय लिखूंगा तो फंक्शन इंप्लॉय वाला बन जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे आगे ऐसा लिख दूं, लाइक इंप्लॉय इंप्लॉय एक एम्प्लॉय क्लास बना लेते हैं हम लोग, ताकि कोड ये चले। ये देखो, अब यहाँ पे आगे मैं किया तो ये फंक्शन क्या मांग रहा है? मैं फंक्शन चेंज किया क्या? डेफिनेशन बदला क्या मैं जाके? नहीं, वहां पे टी लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक उसको समझ में आ गया कि एम्प्लॉय। तो ये फ्यूचरिस्टिक कोड हो गया, लोग अपना डेटा टाइप। तो ऐसा ही काम जो जो हम लोग ने ये काम किया ना, सेम काम माइक्रोसॉफ्ट ने 20 साल पहले अपने लिए करके रखा। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। तो अब उसको यूज कैसे करते हैं हम लोग? जैसे अपने क्लास के आगे ऐसा जेनरिक्स लिख के लगाते, तो मेरे को अब ये सब मैं मिटा देता हूं। अब ये लाइन समझ में आ रही है क्या? क्या है कि क्या होगा? ये एक लाइन ही एक्सप्लेन करने के लिए इतना पीछे मेरे को जाना पड़ा। सब फंक्शन, उसके पैरामीटर, उसका आर्ग्यूमेंट, दुनिया भर की चीज उसकी वजह से हो गई। तो ये लिस्ट है, लिस्ट बनाने का तरीका। अब मैं ऐड करूंगा तो ऐड हो जाएगा यहां पर, नंबर लिस्ट डॉट ऐड। ऐड किया 1, ऐड हो गया 2, 3, 4। एक मिनट। ओके, तो ये क्या हो गया? अब ये लिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये ऐसे लिस्ट क्रिएट करते हैं। इसमें से भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसमें इसके अंदर से भी मैं क्या बोलते हैं, इंसर्ट ऐड कर सकता हूँ, जो भी कर रहा था। बस यहाँ पे क्या है, ये टाइप फिक्स है। यहाँ पे क्या है? टाइप फिक्स है। ये मैं यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू पास करने का ट्राई करूंगा तो ये एरर देगा। देखो, ये एरर देगा, बोलेगा मैं इंटीजर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इंटीजर ही, क्योंकि ये टाइप्ड कलेक्शन है। तो ये लिस्ट है। क्लियर है यहां तक? और ये सब जितनी भी लिस्ट है, इनका जो टॉप इंटरफेस है उसका नाम है आई इन्यूमरेबल। इसका टॉप इंटरफेस मतलब इसका सुपर इंटरफेस। तो अभी इंटरफेस का कंसेप्ट आगे बताऊंगा, अभी हम लोग इसको क्लास बोल देते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसकी सुपर क्लास, तो इसकी सुपर क्लास जो है वो क्या है? आई इन्यूमरेबल है। तो आई इन्यूमरेबल में जितना फंक्शन रहेगा ना, वो सब लिस्ट को मिल जाता है। तो इसमें एक फंक्शन है गेट इन्यूमरेटर। तो ये गेट इन्यूमरेटर फंक्शन पहले यहां से कहां ट्रांसफर होगा? लिस्ट में ट्रांसफर होगा, और उससे भी कहां ट्रांसफर होगा? अपने ये ऑब्जेक्ट में। तो ये ऑब्जेक्ट में जाके अगर मैं ऐसा लिखूं डॉट गेट इन्यूमरेटर, आ रहा है फंक्शन। तो ये आया कहां से है? ये ऊपर से आया है। हम लोग लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, लिस्ट के ऊपर आई इन्यूमरेबल है, वहां से गेट इन्यूमरेटर आया। तो मैं बताया था इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते चले जाती है, एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरा लेवल से तीसरा लेवल, तीसरा लेवल से चौथा लेवल, ऐसे ट्रांसफर होते जाएगी प्रॉपर्टी। तो जितने लेवल की प्रॉपर्टी है, लास्ट जो चाइल्ड रहेगा उसको सब प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं एग्जाम्पल भी शायद दिया था कि लेट्स से मेरे दादा के पास 30 लाख है, 30 लाख की प्रॉपर्टी है, तो वो 30 लाख
मेरे बाप को मिलेगा वो 20 लाख और कमाएगा, 50 हो गया। मैं अगर अपनी लाइफ में 20 और कमाया तो 50 मेरे को मिला, तो टोटल मेरे पास 70 हो गया। तो लास्ट चाइल्ड जो रहेगा, और जो मेरे बच्चे रहेंगे उनको और ज्यादा मिलेगा। तो जो लास्ट चाइल्ड रहेगा उसके पास ऑल पेरेंट्स की प्रॉपर्टी रहेगी, जितना भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके आएगी, अगर वो कमाएगा तो, बैठ के खाएगा तो नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये क्लियर है, लिस्ट कैसे बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने एमवीसी एप्लीकेशन के ऊपर। इसको राइट क्लिक करके सेट एज, ठीक है। अब मैं आया वापस से मेरे एक्शन मेथड के ऊपर जहां से मैं चला था। तो मैं क्या किया था, ये लिस्ट बनाया था, लिस्ट को डायरेक्ट व्यू में पास कर दिया था। अब यहां से मैं यहां पे जो भी मैं टाइप पास करता हूं, वो टाइप ये एक्शन मेथड का जो व्यू है, व्यू की फर्स्ट लाइन में जो टाइप @मॉडल के आगे जो टाइप लिखी हुई है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो मैं व्यू में गया, इसके व्यू में जाके @मॉडल के आगे क्या लिखा हुआ है, आई इनुमरेबल ऑफ एम्प्लॉय। ये पूरा नाम लिखा हुआ है एम्प्लॉय का, लेकिन उसको आई इनुमरेबल ऑफ एम्प्लॉय है। अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, अगर मैं ऐसा लिखूं यहां पर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर इससे लिखना पड़ेगा यूजिंग, ये नेम स्पेस डालना पड़ेगा। शिट, क्या था नेम स्पेस, भूल गया। तो ऐसा करना पड़ेगा मेरे को फिर, ठीक है। तो ये यूजिंग लिख दिया, तो अब देखो, अब ये क्या बन गया, आई इनुमरेबल ऑफ एम्प्लॉय। मतलब इसका मॉडल की टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। आई इनुमरेबल क्या है, मतलब मैं अब इसमें लिस्ट भी पास कर सकता हूँ, एरे लिस्ट भी पास कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं डिक्शनरी भी पास कर सकता हूँ। जितने भी आई इनुमरेबल जो है टॉप कलेक्शन, तो ऑल कलेक्शन को सपोर्ट करेगा। तो मैं क्या पास कर दिया, लिस्ट, क्योंकि मेरे को लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है डेटा। तो मेरे को कौन से फॉर्म में मिल रहा है डेटा, अगर इसकी टाइप देखोगे तो मेरे को मिल रहा है डीबी सेट के फॉर्म में। डीबी सेट पे डॉट टू लिस्ट किया, डीबी सेट पे डॉट टू लिस्ट किया, तो वो डेटा क्या बन जाता है, देखो इसको कंट्रोल एक्स करो, वायर करो, टेस्ट करो, इज इक्वल टू कंट्रोल वी। अभी क्या बन गया, ये क्या बन गया, लिस्ट ऑफ इंप्लॉय। दिख रहा है क्या, ये दिखा, एरो के पास देखो, दिखा लिस्ट ऑफ इंप्लॉय। लिस्ट ऑफ इंप्लॉय ये टेस्ट है, और वहां पे मैं क्या लिया हूं, आई इनुमरेबल, फिर भी चल जा रहा है। क्यों चल जा रहा है, क्योंकि आई इनुमरेबल टॉप है, टॉप इंटरफेस है। अगर मैं ऐसा आके यहां पे इसको लिस्ट भी लिखूंगा ना, तो भी चल जाएगा, तो भी कोड चलेगा। वहां से भी मैं लिस्ट पास कर रहा हूं, यहाँ पे भी मैं लिस्ट लिया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगा पता है, अगर कोई और टाइप का कलेक्शन किसी ने पास किया, तो ये कोड फिर फट जाएगा। तो ये जनरलाइज कोड नहीं बनेगा। इसके लिए आई इनुमरेबल जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, इसके लिए आई इनुमरेबल लोगे तुम लोग। समझ में आया, तो जहां पर भी तुमको ऐसा लगेगा कि वो लिस्ट लेना है, आई इनुमरेबल ले लेने का मतलब कलेक्शन जहां पे लेना है आई, तो सामने वाला फंक्शन जब बनाएगा तो चाहे डिक्शनरी पास करे, चाहे अरे लिस्ट पास करे, चाहे लिस्ट पास करे, सब तुम्हारे फंक्शन में चल जाएगा। तो तुमको फिर जाके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे फंक्शन का स्कोप जो है वो ब्रॉडर हो जाएगा, मतलब ब्रॉडर फॉर ऑल टाइप ऑफ लिस्ट, ऑल टाइप ऑफ कलेक्शन, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई, यहां तक का हो गया। अब हम लोग को बनाना क्या है, ये तो इससे लिस्ट आ रही थी बराबर। अब मेरे को क्या करना है, ये जो लिस्ट आ रही है इसको रन करता हूं पहले मैं, गो टू व्यू। एग्जैक्टली एकदम सेम कंसेप्ट है, एकदम सही तुम पॉइंट पे पहुंचे, क्योंकि एक्शन रिजल्ट भी जो है ना वो भी टॉप रिजल्ट है फॉर ऑल। उसमें तुम फाइल भी पास कर सकते हो, जेसन भी पास कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वैसे ही हर डॉटनेट में क्या होता है, हर जैसे 5 टाइप के ऑब्जेक्ट है ना, तो 5 का एक बेस बना देते हैं लोग, कि अगर ये 5 किसी को याद नहीं है तो ये कॉमन, जैसे एक्सेप्शन, मेरे को फाइल नॉट फाउंड नहीं याद है, मेरे को डिवीजन बाय जीरो नहीं याद है, तो मैं खाली क्या लिख दूंगा, एक्सेप्शन। तो सबका टॉप एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। सेम स्ट्रक्चर उसमें भी फॉलो होता है, एक्शन रिजल्ट में, तो सेम स्ट्रक्चर लिस्ट में भी फॉलो होता है। तो डॉटनेट में तुमको हर जगह पे ये चीज मिलेगी कि जैसे 5 टाइप की क्लासेस है, तो पांचों का एक कॉमन रहेगा टॉप, और वो टॉप जब तुम लिख दोगे ना तो ये पांचों वर्क करेगा। समझ में आया, तो वही चीज है।
यहाँ पे मैं पास नहीं किया हूँ, इसकी वजह से ये फट रहा है। तो ये टेस्ट को यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी, आ गया डेटा। अब मैं ये बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो नीचे यूआरएल क्या दिखा रहा है, वो सेक्शन में देखो, उधर वो कॉर्नर यूआरएल क्या दिखा रहा है, सर्वर नेम स्लैश एम्प्लॉय स्लैश क्रिएट। मतलब वो क्या करेगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर में क्रिएट एक्शन मेथड को कॉल करेगा। तो करेगा तो एरर आएगा, क्योंकि है ही नहीं, तो बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आगे, जैसे इंडेक्स का एक्शन मेथड बनाए हो वैसा क्रिएट का भी बनाओ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड किया। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अब एरर चेंज हो जाएगा। अभी 404 बोल रहा था कि मेरे को एक्शन मेथड नहीं मिल रहा है, अब कुछ और बोलेगा। अब क्या बोलेगा, व्यू नहीं मिल रहा है। एक्शन मिल गया, व्यू नहीं है, तो ये अब ये क्या बोल रहा है, व्यू नहीं मिल रहा है, तो व्यू बनाओ। राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, ऐड व्यू यहाँ पे आके, अब यहाँ पे स्केप फोल्डिंग यूज करोगे तुम, टेम्पलेट जो है वो, तो ये क्रिएट लिया यहाँ पे। क्रिएट लेने के बाद यहाँ पे मेरा मॉडल इंप्लॉय ले लिया, ऐड। हाँ ठीक है। तो देखो ये इसके फोल्डिंग बताया था शायद। तो ये जो ऑटो जनरेटेड कोड आ रहा है, ये इसके फोल्डिंग की वजह से आ रहा है, ये टेम्पलेट है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट बी किया और ये पेज को आगे रिफ्रेश किया, तो क्रिएट का व्यू पूरा बना हुआ आ जाएगा। जो भी मॉडल के अंदर फील्ड है उसके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस भी आ जाएंगे और पूरा तुमको यहाँ पे बना बनाया दिखेगा। आ गया। अब मैं यहाँ पे डेटा लिखूंगा कुछ तो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। अब देखो इसमें कैलेंडर नहीं आ रहा है, इसको भी लाएंगे हम लोग। फिलहाल एक चीज, अभी क्या होता है, फॉर्म सबमिट होता है तो क्या होता है, जो भी यहाँ पर डेटा है वो कहाँ सबमिट होगा, फॉर्म के एक्शन के यूआरएल में सबमिट होगा। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं याद है तो सुन लो कि ये जितने इनपुट एलिमेंट रहेंगे ये फॉर्म टैग में जो एक्शन के यूआरएल है उस पर पोस्ट से सबमिट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आया, इंस्पेक्ट किया, तो देखना पड़ेगा ना पहले कि फॉर्म टैग कैसा है। तो यहाँ पे आगे देखिए फॉर्म टैग कैसा बना हुआ है, ये एक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट है, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रोलर में क्रिएट एक्शन मेथड है। तो ये तो है अपने पास, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इसने, एचटीटीपी पोस्ट, और पोस्ट वाला मेथड अपने पास नहीं है। तो पोस्ट वाला मेथड अपने को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो पोस्ट वाला मेथड हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे आया मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर में, यहाँ पे आके मैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, HTTP पोस्ट। अब देखो होता क्या है कि जितने भी इनपुट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पोस्ट से सबमिट होते हैं, लेकिन वो एक्शन मेथड में वो कैपेबिलिटी होना चाहिए उनको रिसीव करने के लिए, बराबर। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, जितने भी इनपुट एलिमेंट है, जितने भी इनपुट एलिमेंट है, जैसे अभी ये एक इनपुट एलिमेंट है, बराबर, तो इसमें एफ नेम करके प्रॉपर्टी है। तो ये नेम वाली प्रॉपर्टी का एक वेरिएबल मेरे पास होना चाहिए, या तो इसका वेरिएबल होना चाहिए या तो एक ऐसी क्लास होना चाहिए उसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं क्लास वाला भी बताया था एनकैप्सुलेशन करके, ठीक है। तो एक ऐसी क्लास होना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी का नाम एफ नेम होना चाहिए, एक ऐसी क्लास होना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी का नाम डीओबी होना चाहिए, एक ऐसी क्लास होना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी का नाम जो है वो एल नेम होना चाहिए, एक ऐसी क्लास होना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी का नाम, क्या है बाबा, प्रॉपर्टी का नाम क्या है इधर, हाँ डीओबी
और उसके बाद नेक्स्ट डीओजे, ऐसा होना। तो अपने पास ऑलरेडी एक ऐसी क्लास है, कौन सी क्लास है? एम्प्लॉय क्लास। तो उसको ऑब्जेक्ट सीधा डाल दो यहाँ पे। तो वो जितना भी तुम डेटा लिखोगे ना, वो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आ जाएगा। जितना भी तुम डेटा लिखोगे वो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आ जाएगा। इधर पे लिख दो रिटर्न व्यू। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इसको मेरे को भेज देना है एंटिटी फ्रेमवर्क को। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेटा आ भी रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो मैं इधर पे डाला डिबग, और इसको डाला, इसको डिबगिंग मोड में प्रोजेक्ट को वापस से रन किया। अभी तक नॉन डिबगिंग मोड में चल रहा था। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ ये। ठीक है, अब इसको मैं सबमिट किया, पोस्ट में आया, एम्प्लॉय में देखो वैल्यू आई है कि नहीं आई है। आ गई है, देखो 999222 और फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आईडी आई है 0, क्योंकि आईडी तो जनरेट होगा आगे, ऑटो जनरेटेड है ना आईडी। तो ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब ये ऑब्जेक्ट को मैं भेज दूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क के पास। तो अपना वर्चुअल डेटाबेस यहाँ पे क्या है, किसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल डेटाबेस? कॉन्टेक्स्ट को। तो कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, बन गया ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बोला एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट एड कलेक्शन है ना, ये क्या है? कलेक्शन है। तो कलेक्शन में ऐड करने से कलेक्शन में डेटा ऐड हो जाता है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन में डेटा ऐड करेंगे, ये ले जाके एक्चुअल डेटाबेस में डेटा ऐड करेगा। इसके लिए कलेक्शन को इतना गुदड़ गुदड़ के पढ़ाना पड़ रहा था मेरे को। तो हम लोग का जो वर्चुअल डेटाबेस है, उसमें सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सेट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कलेक्शन। तो यहाँ पे जो जैसे कलेक्शन में ऐड करते थे, तो हम लोग यहाँ पे भी ऐड करेंगे। तो मैं ऐड किया, ऐड करके क्या बोल दिया, ये जो इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट है ना, इसको इधर पे ऐड कर दे। कहाँ पे ऐड कर दे? ये इंप्लॉय में। तो जब हम लोग ये लाइन लिखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, अपने वर्चुअल डेटाबेस में एक नए इंप्लॉय ऐड कर देगा। लेकिन वो फिजिकल डेटाबेस तक जाएगा कैसे? उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे को फिजिकल डेटाबेस पे लेके जाना है? तो उसको बोलने का इंप्लॉय कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट इंप्लॉय कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। सेव चेंजेस फंक्शन जैसे कॉल होगा ना, तो वो क्या करेगा, ये चेंज को उठा के एक्चुअल डेटाबेस पे राइट कर देगा। मेरी बात समझ में आई? अब इसको मैं सेव करता हूं, इसको हॉट रीलोड करते हैं। हाँ, अभी ये F10 किया मैं, देखो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, इंप्लॉय के अंदर क्या है? इंप्लॉय के अंदर है फहद मोमिन 222999, है ना? ये रिकॉर्ड हम लोग को डेटाबेस में चेक करना रहेगा इसके लिए। अब ये कोड चला दिया, ये वाला कोड चल गया, देखो ये लाइन नीचे आ गई, लाइन नंबर 31 चल गई। अब ये नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे अब मैं देखता हूँ डेटाबेस में जाके ये रिकॉर्ड बना है कि नहीं। अभी सेव चेंजेस नहीं चला है, अभी सेव चेंजेस नहीं चला है। तो मैं आया डेटाबेस में, डेटाबेस का नाम क्या था आपने? ये वाला था ना, ये वाला था। देखो अभी ये सब नेम ऑलरेडी इसके अंदर है। फहद मोमिन एक है, लेकिन ये 111222 वाला है, और ये क्या था 222999। तो मतलब रिकॉर्ड नहीं आया है ऐड होने के बाद भी। जैसे ही सेव चेंजेस चलेगा, देखो जैसे ही सेव चेंजेस चलेगा, चला, यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करो, आ गया। अब ये रिकॉर्ड चल गया, तो अगर रिटर्न व्यू लिखोगे ना,
तो सेम व्यू दिखाते रहेगा। अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली चल गया है तो लिस्ट दिखा दो। अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली, लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा सक्सेसफुली चला है कि नहीं चला है? मालूम कैसे पड़ेगा? अगर ये सक्सेसफुली नहीं चला रहेगा तो ये देगा एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्सेप्शन आ सकता है कोई रीजन से, तो इसको डाल देंगे ट्राई कैश में। तो इसको मैं किया कंट्रोल के एस ट्राई, ये ट्राई कैश में चला गया। और अगर कैच होता है, मतलब इनकेस एक्सेप्शन में आता है, तो सेम व्यू रिटर्न करूंगा, मतलब सेम व्यू पे रुका रह जाएगा। और अगर ये ट्राई की लास्ट लाइन पे पहुंच गया, इसका मतलब सब सक्सेसफुल चल गया, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। कौन से एक्शन पे भेज दे? इससे क्या होगा पता है, कोड ये चलने के बाद इंडेक्स चल जाएगा। इंडेक्स, और इंडेक्स चलेगा तो क्या आएगी? लिस्ट। इंडेक्स चलेगा तो लिस्ट। तो अगर पूरा चल गया तो लिस्ट दिखा देगा, नहीं चला तो सेम व्यू पे रहेगा। अगर सेम व्यू रुका रहेगा, समझ जाना कुछ तो पड़ गया अंदर, फिर डिबग करके चेक कर लेने का। तो मैं इसको वापिस से अरे यार अभी ये बिल्ड पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापिस से रन करते। अभी वो नया रिकॉर्ड यहाँ पे दिखने भी लगेगा, जो ID5 वाला रिकॉर्ड जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे ग्रिड में दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। देखो दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आके किया क्रिएट, क्रिएट में जाके मैं टेस्ट फॉर डिलीट 444999 क्रिएट आ गया, डायरेक्ट इंडेक्स पे चला गया। इसका मतलब वो सक्सेसफुली चल गया। कोई रीजन से अगर वो सक्सेसफुली नहीं चलता तो वो सेम व्यू को रिटर्न व्यू करके सेम व्यू दिखाता, मतलब क्रिएट का ही व्यू रुका हुआ रह जाता। उस टाइम पे क्या होता, क्रिएट का व्यू रुका हुआ रह जाता। तो डिबग पॉइंट सब मैं हटा देता हूं, डिसेबल ऑल ब्रेक पॉइंट किया, और अब कोड को रन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे डालता हूं मैं प्रॉपर, हाँ ये डाल देते साई राम टेक्सटाइल, आ गया। तो ये क्या हो गया, अपना रीड हो गया, मतलब ये अपना क्रिएट हो गया। सी अपन कंप्लीट कर लिए, सी और आर। अब अपने को करना है अपडेट। तो अब मैं यहाँ पे आके एडिट पे क्लिक किया, तो फिर ये पड़ गया, बोले इंप्लॉय के अंदर एडिट नाम का एक्शन मेथड है ही नहीं। तो एडिट नहीं करता हूँ, पहले पहले ये कर देते डिलीट और डिटेल्स। ठीक है, तो डिलीट पहले कर दे। तो डिलीट पे क्लिक किया तो ये बोला इंप्लॉय में डिलीट नाम का एक्शन मेथड नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना यूआरएल में एक चीज और बनी हुई है, ये तो कंट्रोलर है, ये एक्शन है, और ये क्या है? आईडी। ये कैसे मालूम पड़ा आईडी है? राउट को ऐप स्टार्ट में जाओ, राउट कॉन्फिग में जाओ, राउट कॉन्फिग में जाके यहां देखोगे तो ये कंट्रोलर है, ये एक्शन है, और इसके बाद अगर कुछ है तो वो आईडी है, क्योंकि वो आईडी ऑप्शनल है। यहाँ पे आईडी को उसने ऑप्शनल बोला है, देखो ये दिख रहा है, आईडी यहाँ पे क्या बोल दिया है? ऑप्शनल बोल दिया है। तो इसके लिए हर यूआरएल में आईडी नहीं है, लेकिन जहां है वो आईडी कंसिडर होगा। तो अब ये आईडी तो समझ में आ गया, ये आईडी है, लेकिन ये मिलेगी किधर? कहां पे मैं इसको गेट, मतलब कहां पे ये आएगी? जब भी यूआरएल में आईडी होगी तो वो क्या होगी, वो एक्शन मेथड के पैरामीटर में आईडी नाम का एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। मतलब वो एक्शन में आईडी नाम का एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, उसमें आईडी आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूं, ये यूआरएल को वर्केबल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंप्लॉय कंट्रोलर के अंदर डिलीट नाम का एक एक्शन मेथड लेना पड़ेगा, उसके अंदर एक पैरामीटर लेना पड़ेगा आईडी। तो ये वन वैल्यू वो आईडी में चली जाएगी और ये वो एक्शन मेथड कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इसको कोलैप्स टू डेफिनेशन कर देता हूं मैं, ताकि यहाँ पे आके मैं लिखा पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इंट आईडी,
अब ये आईडी के बेस पे जो भी आईडी आई है 1 2 3 4, सबसे पहले वो आईडी लेके मेरे को डेटाबेस में जाना पड़ेगा और वो वाला पूरा रिकॉर्ड निकाल के लाना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट में डिलीट करेंगे। क्योंकि ये जब चलता है ना, तो ये चलता है गेट, गेट चलने से तुम्हारे सामने पेज आता है, फिर तुम उसको डिलीट बटन पे क्लिक करते हो तो फिर पोस्ट चलता है, तो पोस्ट से वो डिलीट हो जाता है। क्रिएट में भी ऐसे ही होता है, पहले गेट चलता है तो गेट चल के तुम्हारे सामने पेज आता है, फिर तुम उसमें फिल करते हो, फिर तुम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हो तो फिर पोस्ट चलता है, तो वो डेटाबेस में चला जाता है। तो यही पैटर्न यूज होता है। तो पहले पेज तुम्हारे सामने आता है, वो गेट से आता है, फिर तुम कुछ वैल्यू लिखते हो, फिर तुम पुश करते हो, पोस्ट करते हो, तो वो जाके डेटाबेस ऑपरेशन करता है। तो ये जो आएगा ना, अभी इससे क्या होगा, ये आईडी वाला पूरा रिकॉर्ड निकाल के लेके आएगा वो। तो देखो यहाँ पे पहले मैं इसको बंद करके वापस से डिबग मोड में चालू करूंगा अगर, ठीक है। तो देखो मैं डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया तो देखो 1 आईडी यहाँ पे आ गई। अब ये 1 लेके मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, डेटाबेस के पास। तो मैं डायरेक्ट डेटाबेस के पास नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कॉन्टेक्ट के पास। मैं कभी डायरेक्ट डेटाबेस के पास नहीं जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इंप्लॉय कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू न्यू इंप्लॉय कॉन्टेक्ट। फिर यहाँ पे आगे लिखा कॉन्टेक्ट डॉट, किसके पास जाना है, इंप्लॉइज डॉट, ढूंढ के लाके दे मेरे को ये आईडी वाला, और जो लेके आएगा उसको लाके इंप्लॉय के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दे। ये क्या किया, मैं मेरे वर्चुअल डेटाबेस में इंप्लॉय टेबल के अंदर ढूंढ रहा हूं ये आईडी। तो जो अब 1 आईडी वाला उसको मिलेगा, जो मिलेगा वो ये पूरा ऑब्जेक्ट में डाल देगा। और ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है इसको हम लोग चेक करेंगे। तो मैं इसको सेव किया और इसको यहाँ पे हॉट रिलोड करूंगा, तो जो मैं चेंजेस किया वो फिर से अप्लाई हो जाएगा। तो मैं F10 किया, इंप्लॉय का कॉन्टेक्स्ट बना, अभी देखो ये क्या है, आईडी 1 है। तो वन वाले के हिसाब से क्या आना चाहिए, ये रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, 1 1 1 2 2 2। तो मैं यहाँ पे F10 किया और इसको चेक किया, सही रिकॉर्ड निकाल के लाया है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये डेटाबेस में गया, जाके ढूंढ के लेके आया। तो मतलब क्वेरी कौन सी चलाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ये क्वेरी चलाया तो उसको मिला। कैसी क्वेरी, ये क्वेरी इंटरनली चली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ये क्या था, एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत है क्या, एम्प्लॉयज, सॉरी। ये रिकॉर्ड वो लेके आया। तो मेरे को क्वेरी लिखना नहीं पड़ा ना, फाइंड फंक्शन से हो गया। मैं सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम कर रहा हूँ, कोई क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। फाइंड फंक्शन से ये इसने निकाल के लेके आ गया। अब ये जो इसके लिए व्यू नहीं बना हुआ है, इसके लिए व्यू नहीं है डिलीट के लिए, तो ये क्या एरर देगा, वो जो 6 7 लाइन वाला एरर देता है ये दे देगा, बोलेगा व्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है, व्यू बना लो। अब यहाँ पे जाओ, इसको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके ऐड व्यू करोगे, ऐड व्यू से व्यू ऐड हो जाएगा। व्यू बोलेगा टेम्पलेट कौन सा चाहिए, बोलेगा डिलीट का, सबका टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर। कौन से मॉडल के लिए तुम कर रहे हो, एम्प्लॉय मॉडल के लिए कर रहे हो, कौन से कॉन्टेक्ट से लिए कर रहे हो, एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट से लिए, ऐड। तो ये इसके फोल्डिंग रन करेगा, डिलीट का पूरा व्यू रेडी करेगा। डिलीट का व्यू रेडी कर दिया, इसको कंट्रोल शिफ्ट वी कर लो, वापस से प्रोजेक्ट को रन कर लो।
तो यहाँ पे आके डिलीट डिलीट किया तो ये, लेकिन देखो कुछ भी यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डीओबी कुछ आ नहीं रहा है, ये खाली आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो थोड़ा सा डिलीट के व्यू पे नजर डालो। डिलीट के व्यू पे मैं टॉप में गया तो यहाँ पे एट द रेट मॉडल के आगे क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय। इसको एम्प्लॉय चाहिए, मतलब जब भी ये व्यू कॉल होगा तो इसको एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए। और यहाँ पे जो लिखा होता है उसको वैल्यू हम लोग कहां से देते हैं? अभी तो बताया। नहीं नहीं, आई इनुमेरेबल तो अगर लिखा रहेगा तो आई इनुमेरेबल मेरे को देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो एट द रेट मॉडल के आगे जो टाइप है वो, उसको वैल्यू हम लोग कहां से देते हैं? नहीं, उसको वैल्यू हम लोग देते हैं रिटर्न व्यू के अंदर। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, वहां पे आई इनुमेरेबल लिखा हुआ था तो मैंने इधर पे टेस्ट दिया। अब वहां यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खाली एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, सादा ऑब्जेक्ट। तो सादा ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दो, इसमें सादा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अभी पेज को रिफ्रेश करो, आई वैल्यू। जो ऑब्जेक्ट में रिटर्न व्यू में लिखा था वो व्यू के अंदर गया और लाके वैल्यू को प्रिंट करके दिखाया। अभी क्लियर हुआ क्या? जो एट द रेट मॉडल के आगे जो लिखा हुआ होता है उसको वैल्यू कहां से देते हैं? रिटर्न व्यू से। रिटर्न व्यू में जो भी मॉडल पास करोगे वो व्यू में मिलेगा और उसकी वैल्यू दिखेगी। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट को रिटर्न व्यू में पास किया तो वो मेरे व्यू में दिखना शुरू हो गया। तो मैं दो तरीका बताया था डेटा पास करने का, तो व्यू बैक व्यू डाटा और एक मॉडल। तो ये मॉडल वाला तरीका है। व्यू बैक व्यू डाटा हम लोग लेंगे आगे, फिलहाल अभी इसमें जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं ले नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा बन गया डिलीट। अब डिलीट का पेज तो आ गया। अब डिलीट बटन कहां पे है वो देखो। डिलीट बटन है एक फॉर्म के अंदर, दिख रहा है? ये फॉर्म में, इसमें ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय डिलीट पोस्ट मेथड रहना चाहिए, तो पोस्ट लिखना पड़ेगा, सिंपल। तो एम्प्लॉय में जाके डिलीट का एक पोस्ट मेथड लिखेंगे और डिलीट में भी एक आईडी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो /1 भी है तो उसमें भी आईडी लेना पड़ेगा। तो सेम ऐसा ही होगा, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, सेम यही चीज रहेगी। बस खाली क्या आ जाएगा? HTTP पोस्ट आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा HTTP पोस्ट, HTTP पोस्ट। लेकिन सेम फंक्शन सेम क्लास में चलता नहीं है, तो मेरे को या तो कुछ तो पैरामीटर वगैरह कुछ बदलना पड़ेगा या फिर फंक्शन का नेम बदलना पड़ेगा। तो मैं इसको बोला इसको कर दो डिलीट पोस्ट। देखो क्या टेक्निक लगाता हूं वो देखो। इसको मैं कर दिया डिलीट पोस्ट और इधर पे लिख दिया रिटर्न व्यू। डिलीट पोस्ट करने से ये डिलीट पोस्ट बन तो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो पोस्टिंग कहां पे करेगा? डिलीट फंक्शन पे, और वो डिलीट पोस्ट को मिलेगा नहीं। हाँ, तो या तो मैं राउट यूज करूं, एक तरीका राउट है, और दूसरा तरीका एक एट्रीब्यूट है जिससे तुम एक्शन मेथड का नेम भी बता सकते हो, तो वो भी राउट में ही जाके अपडेट होता है। तो यहाँ पे आता है एक एक्शन नेम, कि मैं डिलीट पोस्ट लिखा हूं लेकिन तू एक्शन नेम क्या समझेगा? डिलीट। मैं डिलीट पोस्ट लिखा हूं फंक्शन का नाम, लेकिन एक्शन का नाम क्या रहेगा? डिलीट। तो ये राउट में जाके डिलीट अपडेट करेगा। और तुम राउट भी ले सकते हो, तुम्हारा आंसर भी सही था, रॉन्ग नहीं था। मतलब मेरे को एक और तरीका बताना था, इसके लिए मैं ये बता दिया। तुम राउट भी लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब राउट भी तुम ऐड कर दोगे तो उससे भी चल जाएगा। लेकिन ये एक्शन नेम से क्या थोड़ा ज्यादा आसान हो गया कि मैं एक्शन का नाम डिलीट पोस्ट लिया हूं ना, तो लेकिन राउट के लिए क्या रहेगा? डिलीट ही रहेगा। तो वो यहाँ पे लाकर ही पोस्ट करेगा। अब यहाँ पे डेटा लेके आएगा, फिर हम लोग ये आईडी को लेके जाएंगे डेटाबेस के पास, फिर इसको ऑब्जेक्ट निकाल के लाएंगे और वो ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। कैसे? तो फिर से कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम लाइन यहाँ भी फिर से आएगी, फिर से हम लोग उसको लेके जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेम लाइन यहाँ भी आएगी, बराबर। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम लोग कर देंगे रिमूव। डिलीट मतलब कलेक्शन से रिमूव। तो कलेक्शन का नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज ये कलेक्शन में मैं करूंगा रिमूव। रिमूव किसको करना है वो ऑब्जेक्ट बताओ। तो ये वाले ऑब्जेक्ट जो निकला है ना, आईडी के बेस पे जो ऑब्जेक्ट, आईडी के बेस पे जो ऑब्जेक्ट निकला है उसको मैं कर दूंगा रिमूव। ये रिमूव हुआ कहां से? ये रिमूव हुआ मेरे कलेक्शन से। अब इसके आगे करना पड़ेगा सेव चेंजेस। सेव चेंजेस मारोगे तो एक्चुअल डेटाबेस से ये रिमूव हो जाएगा।
अगर ये सक्सेसफुली रिमूव हो गया, सक्सेसफुली रिमूव हुआ तो अगेन वही ट्राई कैच, कंट्रोल के एस ट्राई। अगर ये सेव चेंजेस सक्सेसफुली चल गया तो कहा क्या करना है, रिटर्न। डिलीट होने के बाद कहां जाना चाहिए, इंडेक्स। और अगर सक्सेसफुली नहीं हुआ तो कैश में आएगा तो सेम पेज को रोक देगा। सेव हॉट रिलोड हो गया क्या? इसको मैं वापस रन कर देता हूं। फर्स्ट रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूं। देखो हो गया डिलीट। ये देखो शिवम को डिलीट किया, इसको मैं निकाल देता हूं। डिलीट। फटाफट सब डिलीट हो गया। खाली। डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं। खाली हो गया टेबल। ठीक है, तो हम लोग ने ऐड भी कर लिया, डिलीट भी कर लिया और उसको शो भी कर दिया। एक चीज है बची एडिट, वो रमजान बाद लेता हूं मैं, क्योंकि एडिट में कुछ और भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि एडिट में काफी चीजें हैं बताने के लिए। और एडिट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ऐड के लिए ऐड फंक्शन है, रिमूव के लिए रिमूव फंक्शन है, बराबर। हाँ, तो अपडेट के लिए ऐसा कोई अपडेट फंक्शन नहीं है, उसमें वो एंटिटी निकाल के अपडेट करके इसका स्टेट को मॉडिफाई करना पड़ता है, तो वो एक अलग तरीका है। अगर अगर इनकेस मेरे को टाइम मिलेगा ना, तो जो दूसरे बैचेस का कोई वीडियो रहेगा ना, तो वो मैं उसका, अगर किसी को ऐसा वो मैं बताऊंगा आगे, रमजान बाद तो बताऊंगा ही। अगर किसी को रमजान में ही जैसे क्रेड की प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट करना है कि एडिट बेसिकली कैसा होता है, तो मैं उसके एक वो दे दूंगा, मेरा ही वीडियो जो है वो उतना स्नैप निकाल के इस पे डाल दूंगा यूट्यूब पे, और उसकी लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, तो वो तुम लोग डायरेक्ट वहां से देख सकते हो। पिछले बैच में तो बताया ही हूं मैं, तो वहां से ढूंढना पड़ेगा मेरे को, जो जितना काम का पार्ट है खाली वही डालूंगा मैं निकाल के। ठीक है, तो तुम्हारा, क्योंकि मैं सोचा था क्रेड हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि टाइम भी हो गया, मेरे भी ऑफिस का थोड़ा मसला हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये इतना हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, इसमें सिर्फ एडिट बचा हुआ है। तो अभी तुम लोग के पास क्या है, तुम लोग के पास टाइम है रमजान में, इसको जितना भी तुम्हारे दिमाग में जो भी टेबल बन रहा है, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, सबका क्रेड परफॉर्म करके करके रखो। क्रिएट रीड अपडेट छोड़ दो, क्रिएट रीड डिलीट एटलीस्ट हो जाए। और जो मैं रिकॉर्डिंग दूंगा ना, एक एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें मैं कुछ 30-40 मिनट में पूरा क्रड बताया हूँ, लेकिन उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, खाली कोड किया हूँ बैठ के। तो अगर वो मिलेगा तो वो दे दूंगा। रिकॉर्डिंग तो बहुत सारी है मेरे पास, मतलब बहुत सारे बैचेस को पढ़ाया हूँ, तो कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाएगा मेरे को। तो जो मिलेगा वो मैं शेयर करता हूँ तुम लोग से, तो तुम लोग का क्रड एटलीस्ट हो जाएगा रमजान महीने में। फिर रमजान बाद जो भी अपना फर्स्ट वीकेंड आएगा, वहां से हम लोग शुरू करेंगे, और हफ्ते में एक एक लेक्चर एक्स्ट्रा रख के मैं ऐसा करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म, क्योंकि मेरे को भी खत्म ही करना रहेगा। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक महीना रहेगा, ये एक महीने में इंटरव्यू शेड्यूल कराओ, अब इंटरव्यू दो। ठीक है, अभी आज जो लोग आए हैं ऑब्वियसली वो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने जॉब वाले सब गायब है आज। मैं वही वजह से रखने सोच रहा था, रखूं नहीं रखूं। कल कैसा था कि छुट्टी थी, तो सब लोग जॉब वाले भी, अभी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे मेरे को कि अरे सर तुम ये टाइम रख दिए, वो टाइम रख दिए, ये टाइम मत रखो। मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था, एक लास्ट डे था, मैं बोला एक दिन का लेक्चर एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो नहीं, आप लोग के पास अगर जॉब कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, तो इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। अब इंटरव्यू शेड्यूल करा के इंटरव्यू दो। ये अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं पहले प्रिपेयर हो जाऊं उसके बाद इंटरव्यू दूंगा, तो तुम कभी प्रिपेयर नहीं हो पाओगे।
तुमको पता कैसे चलेगा कि प्रिपेयर किस चीज के लिए होना है? जब तुम एक बार इंटरव्यू में जाओगे, बैठोगे, तुमको समझेगा अच्छा ये है कि ये मेरे को पढ़ना है, तब तो तुमको समझेगा कि पढ़ना क्या है। भले से मैं कितना भी बोलूँ कि ये पढ़ो, बोलेंगे ये आदमी तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट बोलता है, लेकिन जब तुम जाके बैठोगे ना, तो तब तुमको समझ में आएगा कि वो एक अलग वैल्यू रहेगी। तो जाओ, वैसे भी कुछ नहीं है खोने के लिए। जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो जिंदगी में चांस लेने में क्या है? इंटरव्यू तो देना है, कुछ पैसा तो लगेगा नहीं, है ना? और जिसका डिग्री का मसला है, लाइक जिसका डिग्री वगैरह का जिसका भी इशू है कि अभी डिग्री नहीं आई है, तो इंटरव्यू में बैठने के टाइम पे डिग्री नहीं मांगते हैं वो लोग, समझे क्या? तो अभी अगर तुम लोग को इंटरव्यू देना है, जैसे तुम चाहते हो इंटरव्यू दे दो, naukri.com का प्रोफाइल जो है ना, पीछे बैक डेट में डाल के एडिट करो और बताओ अब जो है अपना 10-12 को पीछे बता दो, 1 साल पीछे कर दो, 1-1.5 साल पीछे बता दो 10-12। इंटरव्यू में बैठेंगे तो नहीं बोलेंगे ला तेरा डॉक्यूमेंट दे, अभी वेरीफाई करता हूँ महाराष्ट्र बोर्ड की साइट पे तू कौन से साल में 10th किया था, वो तो करेगा नहीं। इंटरव्यू में एक ही चीज लगती है, कॉन्फिडेंट और रेज्यूमे। वो दो चीज तो हम लोग बना ही सकते हैं ना। तुमको कॉन्फिडेंस से बोलना है और झूठ बोलना है, ठीक है? तुमको कॉन्फिडेंस से बोलना है, पहली चीज ये। और दूसरा 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 तुमको तुम्हारे रेज्यूमे एकदम प्रॉपर रखना है। तो वो लोग खाली रेज्यूमे ही देखेंगे तुम्हारा, और कुछ नहीं देखेंगे। तुमसे नहीं मांगेगा तेरा ग्रेजुएशन तू पास हुआ था क्या, तेरा कितना परसेंट आया था, वो नहीं मांगे। इसका डिग्री रुकी हुई है, ऐसा कुछ किसी का मसला है अगर, तो वो लोग भी इंटरव्यू दो, प्रैक्टिस तो हो जाए। डिग्री क्या है यार, एक वो पीस ऑफ पेपर है। जिस दिन तुमको नॉलेज आ जाएगा, जॉब मिल जाएगी, पैसा दोगे, कहीं से भी डिग्री मिल जाएगी। तो डिग्री विग्री कुछ यूज नहीं होता है। तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुमको रख लेंगे। मेरा फ्रेंड हम लोग के साथ में मतलब बहुत बड़ी एग्जाम्पल था वो। हम लोग पास आउट होके निकले, 2011 का पास आउट है मैं। 2011 में हम लोग पास आउट होके निकले, तो हम लोग सोचे अभी जॉब ढूंढेंगे, जॉब करेंगे, ऐसा रहता है ना। एक ऐसा ग्रुप रहता है कि एक इंटरव्यू देने जाएगा तो सब जाएंगे, तो एक जा रहे हैं तो सब जा रहे हैं, इंटरव्यू कोई सा भी रहने दो, तो वैसा चलता था। तो एक बंदा था, वो एकदम प्रॉपर मेहनत किया। कब? रिजल्ट आने से पहले, मतलब जो अपना टीवाई का रिजल्ट आता है ना, ग्रेजुएशन के रिजल्ट से पहले ही वो मेहनत किया। और उसको ना ग्रेजुएशन से पहले जॉब मिल गई वेब डेवलपमेंट की। तो वो ना कुछ 8-9 हजार रुपया सैलरी थी उसकी, अच्छी सैलरी थी वो टाइम पे। 8 हजार रुपया अंडर एस्टिमेट मत करो, 8 हजार रुपये लग गया। वो कल्याण में कहीं जॉब करने लगा। और रिजल्ट जब आया तो वो फेल था टीवाई में। लेकिन फिर भी वो जो बंदा था ना, जहाँ पे जॉब कर रहा था वो, तो वो उसने उससे डिग्री विग्री नहीं मांगा, बोला इसको काम आता है। उसने अभी 3 साल काम किया, 3 साल काम किया बिना ग्रेजुएट हुए। क्यों पता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज था। तो बंदा, सामने वाला बंदा भी देखेगा ना, इसको काम करने आता है, काम करके देगा, मेरा तो क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं भी, अगर तुम लोग मेरा काम करके दोगे, तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम बीई किए हो या बीटेक किए हो या बीएससी आईटी किए हो या डिप्लोमा किए हो या सिर्फ 12 पास हो। कोई नहीं पूछेगा। अभी गूगल ने क्राइटेरिया रख दिया, 12 पास होना चाहिए बस, 10+2। ग्रेजुएशन नहीं भी करोगे तो भी जाके गूगल में काम कर सकते हो तुम। अब तो कंपनीज भी वो पैटर्न पे आ गई है। बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल बोल दिया, अब उससे बड़ी कंपनी को, उससे बड़ी कौन सी कंपनी है? तो इंटरव्यू दो। क्या देना है इंटरव्यू गूगल? तो इंटरव्यू दो। इंटरव्यू दे के जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे पास आते हैं, जो भी सबका तो ऑलमोस्ट ग्रुप बन गया है, जो भी जिनका ग्रुप बन गया नहीं है, तो अपने ये MBC5 वाले ग्रुप में ही पोस्ट करो कि मैंने ये कंपनी में इंटरव्यू दिया था, ये क्वेश्चन है, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। और बाद में तुम लोग उसी में से रेफरेंस लेके मेरे से लेक्चर में पूछ सकते हो कि सर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, एसक्यूएल में ये पूछ रहा था, वो पूछ रहा था, कुछ भी। एसक्यूएल में बहुत चीज पूछते हैं, अलग अलग अजीब अजीब चीज पूछ लेते हैं। तो वो सबका आंसर मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है? छुट्टी।